हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेट बाय का ज्ञान। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जनरल वेटनरी मेडिसिन। जो जनरल टॉपिक्स हैं जो हमें वेटनरी मेडिसिन के अंदर जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्लिनिकल एस्पेक्ट अगर देखें तो उसके अंदर कुछ जनरल टॉपिक्स होते हैं वो हमें पता होने चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी आगे पूरी वेटनरी मेडिसिन के अंदर काम आते हैं ये टॉपिक्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम एक एक करके जो है सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट है थर्मो रेगुलेशन। हम सभी जानते हैं थर्मो रेगुलेशन क्या होता है। जो मैमल्स जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं अपना कोर बॉडी टेम्परेचर विद इन द नॉर्मल रेंज, डिस्पाइट कि एक्सट्रीम जो है उसके अंदर एनवायरमेंटल कंडीशन कौन सी भी हो, अगर हम अपन उसको मेंटेन कर पा रहे हैं तो हमारा जो है वो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो कोर बॉडी टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट बट शोज डाययूरल वेरिएशन। ठीक है, जो हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर है वो कभी चेंज नहीं होता, पर हाँ थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आ सकता है जो नाइट और डे में होता है। The normal range of the body temperature for individual within a species vary by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो नॉर्मल रेंज होती है बॉडी टेम्परेचर की इंडिविजुअल विद इन 1 डिग्री का तो रहता ही है, वेरी करता ही है। रेगुलेशन की बात करें बॉडी टेम्परेचर की तो मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इज अंडर न्यूरोनल कंट्रोल। ठीक है, ये न्यूरोनल कंट्रोल के अंदर होता है एंड इन अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम वार्म एंड कोल्ड सेंसिटिव न्यूरॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं विद इन द हाइपोथैलेमस सेंस एग्जिस्टिंग कोर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, वो एग्जिस्टिंग जो कोर बॉडी टेम्परेचर है उसके रिगार्डिंग जो ऊपर या नीचे उसके अंदर हो रहा है वो डिटेक्ट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वार्म सेंसेशन या फिर वार्म सेंसिटिव न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं रेस्पिरेटरी रेट, वैसोडायलेशन कर देते हैं। ठीक है, स्वेटिंग कर देते हैं और सीकिंग कूल एनवायरनमेंट, इंक्रीज कर देते हैं हीट लॉस और डिक्रीज हो जाता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। इसका कितना सिंपल सा है मैकेनिज्म कि जो अगर वार्म सेंसिटिव यानी जो है वो गर्मी जो है उसको ज़्यादा आते ही उसको क्या हो जाएगा, सेंसिट्रेशन वो अपना एक्टिव कर देगा, सेंसिटिव न्यूरॉन जो है एक्टिव हो जाएंगे और उससे क्या होगा, इंक्रीज होगी रेस्पिरेटरी रेट, वैसोडायलेशन होगा, स्वेटिंग होगी और सीकिंग कूल एनवायरनमेंट। और उससे ही हमारा इंक्रीज हीट लॉस जो होता है उससे क्या होगा कि हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर है वो वापस से कम हो जाएगा। और यही बात अगर हम विंटर्स में बात करें, जैसे कोल्ड सेंसिटिव न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, जिससे क्या होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो हमने सुना है कि जो विंटर्स में पाइलो इरेक्शन काफ़ी होता है, ये देखने को मिलता है। ठीक है, जो हेयर्स होते हैं वो पाइलो इरेक्शन देखने को मिलता है और जो मसल एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हडल पोस्चर, ठीक है, जो हडल पोस्चर जो है वो अचीव होता है। और जो ग्रुप एग्रीगेशन, ठीक है, हम जो है ग्रुप में रहने की कोशिश करते हैं और हीट कंजर्वेशन करके हम हमारा बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। ये था नॉर्मल थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो हमारा जो हीट प्रोडक्शन है वो मेनली 2 तरीके से प्रोड्यूस होती है हीट। एक तो होती है मसल की एक्टिविटीज़ है, हम जब एक्सरसाइज करते हैं तब हीट जनरेट होती है, और दूसरा हम जब डाइजेस्ट करते हैं हमारा फूड को। ठीक है, और हीट कंजर्व कैसे कैसे होती है, इट अकर्स फ्रॉम द एड्रेनर्जिक ऑटोनॉमिक स्टिमुलाई टू डिक्रीज द पेरिफेरल सर्कुलेशन। ठीक है, तो हीट कंजर्व एक तो कैसे होती है, जो एड्रेनर्जिक ऑटोनॉमिक स्टिमुलस होता है उससे क्या होता है, हमारा जो पेरिफेरल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, वो पेरिफेरल सर्कुलेशन में क्या होता है, जो हीट जो होती है वो कंजर्व करता है। ठीक है, पेरिफेरल सर्कुलेशन से हीट वहाँ तक, क्योंकि जितना दूर तक वो सर्कुलेशन होगा उतनी हीट क्या होगी, डिसिपेट होगी। तो हम चाहते हैं कि वो पेरिफेरल सर्कुलेशन डिक्रीज कर दे पाइलो इरेक्शन करके। ठीक है, पाइलो इरेक्शन से भी जो है हीट जो है वो कंजर्व होती है, क्योंकि जो हमारा क्या कहते हैं ना, पाइलो इरेक्शन में जो हमारा मेंटेनेंस है, ठीक है, वो जो है पेरिफेरल सर्फेस में जो नहीं हो रहा, तो उससे क्या होता है, पाइलो इरेक्शन से हीट कंजर्व होती है। फिर बिहेवियरल मीन्स, ठीक है, जिसमें हडल पोस्चर, ठीक है, हडल पोस्चर या फिर ग्रुप एग्रीगेशन, ठीक है, ग्रुप्स में रहते हैं, सीकिंग शेल्टर्ड एनवायरनमेंट। फिर बात करें हीट लॉस, तो हीट लॉस जो है वो किस किस कारणों से हो सकती है, एक तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से जो है बॉडी सरफेस की, उससे हमारी हीट लॉस होती है। दूसरा है इवेपोरेशन से, और तीसरा सिंपैथेटिक वैसोडायलेशन ऑफ द क्यूटेनियस वेसल कंट्रीब्यूट टू द सरफेस कूलिंग। ठीक है, ये सरफेस कूलिंग के लिए जो सिंपैथेटिक वैसोडायलेशन होता है उस वजह से क्या होता है कि जो हीट लॉस है वो एविडेंट होता है। अब अपन एक एक करके जो है मैकेनिज्म्स जो हमने अभी देखा थर्मल रेगुलेटरी, अब उसके रिगार्डिंग कुछ डिजीज या फिर कुछ क्लिनिकल साइंस या फिर क्लिनिकल जो एनोमलीज होती है वो पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले हाइपोथर्मिया, नाम से लग रहा है कि बॉडी टेम्परेचर क्या है, कम है, तो डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू द डिस्टर्बेंसेस इन थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ईटोलॉजी क्या हो सकती है, तो जो
आप जानते हैं कि हाइपोथर्मिया कब होगा, जब एक्सट्रीम कोल्ड हो सकता है, एक्सपोजर हो सकता है, ठीक है, विंडी या रेनी वेट वेदर रिजल्ट्स इन द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। इस चक्कर में क्या होता है, हीट लॉस हो जाता है, तो हमें हाइपोथर्मिया हो सकता है। दूसरा है शॉक। शॉक में क्या होता है, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन होता है और इंक्रीज हीट लॉस हो जाता है उस वजह से, ठीक है। तीसरा है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया हुआ या फिर एनेस्थीसिया हुआ या फिर सिडेशन हुआ या फिर एक्यूट रुमिनल इन्फेक्शन हुआ, ये सारे क्या करते हैं, दीज डिक्रीजेज द मसल टोन, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है हाइपोथर्मिया। क्योंकि मसल क्या थी, हमने देखा था ना, मसल से हीट प्रोडक्शन बढ़ता है, तो मसल टोन अगर डिक्रीज होगी तो हीट प्रोडक्शन इतना नहीं होगा, तो हाइपोथर्मिया के चांसेस हो जाते हैं। CNS डिजीज रिजल्ट इन द डैमेज टू द थर्मोरेगुलेटरी सेंटर विद इन द हाइपोथैलेमस। अब अपन इसकी बात करें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स की, तो फॉलोइंग फैक्टर्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं ससेप्टिबिलिटी टू द हाइपोथर्मिया। जैसे सबसे पहले एज का क्या रोल है, तो हम सभी जानते हैं कि जो न्यूबॉर्न यंग पप्स होते हैं, किड्स हो गए या फिर काव्स हो गए या पिगलेट हो गए, वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं एज देयर थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म जो होता है वो वेल डेवलप नहीं होता, ठीक है, वो ढंग से डेवलप नहीं होता। तो उस वजह से क्या हो सकता है कि जो उसके अंदर हाइपोथर्मिया के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। तो आप ज़्यादातर देखोगे जो काव्स होते हैं, न्यूबॉर्न काव्स, इनमें क्लिनिक्स में काफ़ी केसेस आते हैं हाइपोथर्मिया के न्यूबॉर्न काव्स की, क्योंकि वो अपना मैकेनिज्म जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते। तो जो अगर विंटर सीजन में आप देखोगे तो वहाँ पे आपको हाइपोथर्मिया के केसेस काफ़ी मिलेंगे। फिर ओल्ड एनिमल्स आर ऑल्सो हाईली ससेप्टेबल बिकॉज देयर वाइटल कैपेसिटी गोज डाउन। जो ओल्ड एनिमल्स होते हैं उनका भी जो है वो ससेप्टेबिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनके जो वाइटल कैपेसिटी थी, जो वो हीट प्रोडक्शन वाली थी, वो हो सकती है नीचे चली जाए या गोज डाउन, तो उस चक्कर में क्या हो सकता है, उनके अंदर भी हाइपोथर्मिया के केसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें हमारा पुअर कंडीशन। पुअर बॉडी स्कोर होगा तो भी क्या होगा, इमेशिएटेड होगा, तो उसके अंदर हाइपोथर्मिया के केसेस ज़्यादा है। और न्यूट्रिशन में अंडर न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन या स्टार्वेशन वालों में ज़्यादा होता है। और हेयर कोट की बात करें तो थिन और स्पेयर्स हेयर कोट या फिर वुल कोट के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात करें इसकी पैथोजेनेसिस की, तो एक्सपोजर टू द एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है, तो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट से जैसे उस बॉडी का एक्सपोजर हुआ तो स्टिमुलस किसको मिला, हमने देखा था ना, कोल्ड सेंसिटिव न्यूरॉन्स थे वो बैठे हैं इसके अंदर, वो इस न्यूरॉन्स को जो है वो हाइपोथैलेमस के अंदर स्टिमुलेट होते हैं और वो क्या करा देते हैं, पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन, डिक्रीज स्वेटिंग, पाइलो इलेक्शन, इंक्रीज मसल एक्टिविटी, हडल्ड पोस्चर और ग्रुप एग्रीगेशन, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो किसकी वजह से होती है, जो कोल्ड सेंसिटिव न्यूरॉन्स है उसके स्टिमुलेशन से। अब वो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, हीट कंजर्वेशन हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा वेट लॉस, हीट लॉस, पर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। पर जो है दिस इज द कंपनसेटिव मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग द ब्लड बॉडी टेम्परेचर। पर अगर कंटिन्यू रहा फिर भी एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट और कंपनसेटिव मैकेनिज्म का फेलियर हो गया तो क्या होगा, जो हीट लॉस होता है वो एक्सेस हो जाएगा हीट प्रोडक्शन से, तो हाइपोथर्मिया कॉज होगा, जो कि इनिबिशन ऑफ CNS का इनिबिशन करेगा और डायलिटेशन हो जाएगा पेरिफेरल ब्लड वेसल्स का। पेरिफेरल ब्लड वेसल्स का डायलेशन हुआ तो उससे फर्दर जो क्या होगा, हीट लॉस होगा और बॉडी टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप होगा। और जब डिक्रीज हो जाता है बॉडी प्रेशर और इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, तो हम सभी जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, शॉक, ठीक है। शॉक में आने से जो है कार्डिक फेलियर, हार्ट फेलियर या फिर हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया से क्या होगा, एसिडोसिस हो सकता है, ठीक है, और वो क्या लीड कर सकता है, डेथ को। रेस्पिरेटरी फेलियर भी क्या लीड कर सकता है, डेथ को। और कार्डिक फेलियर भी क्या लीड करता है, डेथ को। तो अल्टीमेटली क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है अगर हमने हाइपोथर्मिया को मेंटेन नहीं किया। अब क्या साइंस रहेंगे जिससे आप पहचानोगे कि ये हाइपोथर्मिया का केस है, तो सब नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर लेस देन 86 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑब्जर्व्ड इन द सीवियर केसेस ऑफ हाइपोथर्मिया। ये पूछा जाता है कि कितना डिग्री के नीचे आप हाइपोथर्मिया का सीवियर केस मानोगे, तो 86 फ़ारेनहाइट के नीचे आप इसको सीवियर केस मानोगे हाइपोथर्मिया का। टैकीकार्डिया हो जाता है, वीक पल्स, ठीक है, और डिस्पनिया, ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एनोरेक्सिया, प्रोफाउंड डलनेस एंड डिप्रेशन एंड कोल्ड स्किन एंड एक्सट्रीमिटी। डिक्रीज हो जाता है रिफ्लेक्सेस, मसल वीकनेस लीडिंग टू रिकम्बेंसी, कोमा और डेथ। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो हिस्ट्री में हम देखते हैं कोल्ड एनवायरनमेंट की या फिर एज फैक्टर भी देख लेते हैं। और क्लिनिकल फाइंडिंग्स में आप सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देख लोगे थर्मामीटर से, और कोल्ड स्किन और एक्सट्रीमिटी से पता लग जाता है। प्रोग्नोसिस क्या है, कॉन्करेंट साइन ऑफ सेप्टिक डिजीज इन हाइपोथर्मिक एनिमल, ठीक है, इंडिकेट्स गार्डेड प्रोग्नोसिस, ठीक है। जो सेप्टिक डिजीज होती है उसके साथ साथ तो उससे प्रोग्नोसिस जो है उसका अंदर इम्पेयर्ड होता है। और ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रोवाइड वार्मथ एनिमल, ठीक है, एनिमल्स मतलब आपको वार्मथ देनी है एनिमल को, तो आप क्या क्या कर सकते हो, आप उसके ब्लैंकेट से कवर कर सकते हो उसकी बॉडी को, उसके किड्स को
काव्स को और जो क्लोज रूम में रख सकते हो इन द लेट नाइट विंटर, उन्हें आप हाई वोल्टेज बल्ब के अंदर मेंटेन कर सकते हो ताकि उन्हें गर्माश मिले, ठीक है, वार्मथ मिले। या आप उनके अंदर जो है विंड और रेन जो होती है उस तब आप कवर कर सकते हो अपने उसके साइड्स के विंडोज़ को गनी बैग से। और गिव गैस्ट्रिक रूमन और रेक्टल लेवाज फॉक विथ वार्म फ्लूइड, ठीक है, हम रेक्टम इनेमा दे सकते हैं वार्म फ्लूइड का, या फिर गैस्ट्रिक लेवाज भी दे सकते हैं। एडिवेट हमें फ्लूइड थेरेपी देनी है, ठीक है, ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर वार्म हो। और प्रोवाइड एनर्जी, डेक्सट्रोज 5 से 10% IV लगाना है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं टू प्रिवेंट शॉक। डेक्सोना दे सकते हैं एट 1 मिलीग्राम पर kg IV या IM। करेक्शन ऑफ एसिडोसिस बाय यूजिंग 1.3% सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, ये आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ऑक्सीजन थेरेपी जो होती है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोक्सिया के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हो। प्रिवेंशन की बात करें तो एनिमल शुड बी केप्ट इंडोर ड्यूरिंग द नाइट आवर्स, ठीक है, एनिमल को हमेशा इंडोर रखना है नाइट आवर्स में। और नियोनेट्स और ओल्ड एनिमल्स जो होते हैं उनको क्या करना है, प्रोवाइड करना है वार्म ड्यूरिंग लेट नाइट, ठीक है, आवर्स ऑफ चिलिंग वाटर, ठीक है। जो हमारा नियोनेट्स और ओल्ड एनिमल है उन्हें क्या करना है, वार्म तो देनी है, क्योंकि रात को क्या होती है, बहुत ज़्यादा चिलिंग विंटर्स होती हैं, ठीक है। तो चिलिंग विंटर से हमें उसको प्रोटेक्ट करना है बाय यूजिंग हाई वोल्टेज बल्ब, कीपिंग दैम इन द विंड प्रूफ रूम्स एंड जो है विंड प्रूफ रूम्स में आपको रखना है उसको, ठीक है, विंड है, ठीक है। एंड कवर करना है विद ब्लैंकेट एंड प्रोवाइडिंग ड्राई प्लेस। क्लिपिंग ऑफ द हेयर्स एंड वूल्स इन बफेलो एंड शीप शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि उससे क्या होगा, कोल्ड वेव्स आएंगी तो उसे हाइपोथर्मिया कर सकती है। अवॉइड एक्सपोजर ऑफ वेरी यंग सैलाइन और डेबिलेटेड एनिमल टू रेन। और क्या प्रोवाइड करना है, ड्राई प्लेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है। ये तो थी हमारी केस हाइपोथर्मिया की। अब अपन बात करें अगर हाइपरथर्मिया हो जाए, तो हाइपरथर्मिया क्या है, एक एलिवेशन है बॉडी टेम्परेचर का रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सेसिव हीट प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन और द डेफिशिएंट हीट लॉस ड्यू टू द फिजिकल कॉजेज, ठीक है। ये इसमें क्या हो रहा है, एक्सेसिव जो है हीट प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, या फिर जो डिसिपेशन था वो प्रॉपर नहीं हो रहा, इस वजह से क्या होता है, हाइपरथर्मिया होता है। हाइपरथर्मिया की ईटियोलॉजी क्या है, तो सबसे पहले ईटियोलॉजी के पास जाने से पहले एक कंडीशन और आती है, हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक क्या होता है, एक एक्यूट हाइपरथर्मिया की कंडीशन को हीट स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ एक्सट्रीमली हाई एनवायरमेंटल टेम्परेचर। तो हीट स्ट्रोक इज रिलेटेड टू द हाई एनवायरमेंटल टेम्परेचर, ठीक है, एक उसका पार्ट है हाइपरथर्मिया का। अब ईटियोलॉजी की बात करें तो इसमें हाई एनवायरमेंटल टेम्परेचर अकम्पेन्ड बाय हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है, व्हेन ह्यूमिडिटी 60% ऑफ एवापोरेटिव हीट लॉस, या फिर डिक्रीज एयर करंट या इनएडिक्वेट वेंटिलेशन, या फिर ओवर क्राउडिंग हो गई, या फिर जो वाटर इनटेक था उसने वो पीना कम कर दिया, उसकी स्वेटिंग डिक्रीज स्वेटिंग, तो एनहाइड्रोसिस हो गया, उसका कोट बहुत हैवी था, फ्लीश और हाई थिक बॉडी कोट था, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, स्टर्नस एक्सरसाइज की वजह से, एक्साइटमेंट और ओबेसिटी। अदर कॉजेज में न्यूरोजेनिक हाइपरथर्मिया, ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू द डैमेज टू द हाइपोथैलेमस, ठीक है, जो हेमरेजेस करता है ना। डिहाइड्रेशन में रिड्यूस हीट लॉस बाय इवेपोरेशन ड्यू टू द इनसफिशिएंट टिश्यू फ्लूइड्स, ठीक है। और एक्सेसिव मस्कुलर एक्टिविटी जैसे स्टाइक्निन पॉइजनिंग हो गई, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन जो है पॉइजनिंग हो गई, इन सब में भी क्या होता है, जो हाइपरथर्मिया के केसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब बात करें जो एनिमल ससेप्टेबल है, इसमें भी देखें तो हीट स्ट्रोक के लिए कौन ससेप्टेबल है, प्योर ब्रीड या क्रॉस ब्रीड, HF की जो होती है ना, फॉरेन ब्रीड्स, क्योंकि उनकी इनएबिलिटी होती है स्वेटिंग की ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। इसका जो कंजेनिटली क्या होता है, नंबर लेस होता है स्वेट ग्लैंड का, क्योंकि ये इंडियन एनवायरनमेंट में सूटेबल नहीं है, इसलिए इनका क्या होता है, हीट स्ट्रोक होने का चांसेस ज़्यादा होता है। बफेलो जो होती है वो ज़्यादा ससेप्टेबल होती है, क्योंकि इसके पास भी स्वेट ग्लैंड्स कम होती है और वीक होती है थर्मोरेगुलेटरी सेंटर की, ठीक है। अब बात करें शीप की, तो शीप हैविंग हैवी फ्लीस आर मोर ससेप्टेबल टू हाइपोथर्मिया बिकॉज ऑफ द डिक्रीज हीट लॉस। रेस हॉर्सेस जो होते हैं वो भी सफ़र करते हैं ड्यू टू देयर स्टर्नस एक्सरसाइज। पिग्स आर लायबल टू सफ़र ड्यू टू देयर लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ लंग्स एंड ओबेस नेचर। जो पिग्स होते हैं वो भी सफ़र करते हैं क्योंकि उनकी लंग्स की कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ही लिमिटेड होती है, और ओबेस नेचर के होते हैं, तो इनमें भी हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अपन बात करें पैथोजेनेसिस की, तो जब भी एक्सपोजर होता है हाई एनवायरमेंटल टेम्परेचर का, ठीक है, तो हमारे वार्म सेंसिटिव न्यूरॉन्स थे हाइपोथैलेमस के अंदर, वो एक्टिव हो जाते हैं और वो क्या कर देते हैं, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन, स्वेटिंग बढ़ा देते हैं और रैपिड रेस्पिरेशन बढ़ा देते हैं। अब इंक्रीज हीट लॉस ऑफ बॉडी लॉस एंड बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन, ठीक है, कंटिन्यूस एक्सपोजर टू एक्सट्रीमली हाई एनवायरमेंटल टेम्परेचर, तो उससे क्या होगा, कंपनसेटिव मैकेनिज्म फेल हो जाएगा। अब कंपनसेटिव मैकेनिज्म फेल हुआ तो एलिवेशन किसका होगा, बॉडी टेम्परेचर का, तो कैटाबॉलिज्म बढ़ेगा। कैटाबॉलिज्म बढ़ते ही क्या होगा,
जो एक्साइटमेंट, कन्वर्जेंस, ठीक है, ये सब आएंगे। ठीक है, मतलब कैटाबॉलिज्म बढ़ते ही जो इसके अंदर क्या होंगे कि जो एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा किसका, नाइट्रोजनस वेस्ट का। ठीक है, और नाइट्रोजनस वेस्ट से क्या होगा, एक्साइटमेंट, कन्वर्जन, रेस्टलेसनेस, ये सब आएगी। ठीक है, उसके बाद वो कोमा या कोलैप्स भी कर सकता है, या फिर वो रेस्पिरेटरी या सर्कुलेटरी फेलियर हो सकता है। अगर ब्लड प्रेशर उसका कम चला गया, क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ, ब्लड प्रेशर कम क्यों जाएगा, क्योंकि जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है। ठीक है, तो डिप्रेशन होगा किसका, रेस्पिरेटरी रेट का। रेस्पिरेटरी रेट का डिप्रेशन होते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है और डेथ को लीड कर सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे हाइपरथर्मिया जो है डेथ कॉज कर सकता है। तो इसके अंदर क्लिनिकल साइंस भी स्टेजेस वाइज है। सबसे पहला है फर्स्ट स्टेज में सिर्फ 106 तक, ठीक है, अगर वो बड़ा है, ठीक है, या 110 तक, तो टेकिकार्डिया, रैपिड एंड डीप ब्रीथिंग, रैपिड एंड वीक पल्स, ठीक है, फ्रॉजी डिस्चार्ज होगा नॉस्ट्रिल से, सलाइवेशन होगा, स्वेटिंग होगी अकर इनिशियली फॉलोड बाय एक्सेस ऑफ स्वेटिंग, ओलिगोयूरिया, डलनेस और डिप्रेशन, स्टम्बलिंग वाइल वॉकिंग एंड टेंडेंसी टू लाई डाउन, कंजेशन देखने को मिलेगा आई के म्यूकस मेम्ब्रेन में, एनोरेक्सिया होगा। एनिमल जो है वो ठंडी जगह जो है वहाँ पे कूल प्लेस पर भागने की कोशिश करेगा। अब बात करें सेकेंड स्टेज में क्या होता है, इंक्रीज थ्रस्ट ड्यू टू द ड्राइनेस ऑफ माउथ, तो उसमें ड्राई मसल दिखेगा आपको, एक्साइटमेंट, रेस्टलेसनेस, कन्वर्जेंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और थर्ड स्टेज में जो है उसके अंदर डिस्पनिया, ओपन माउथ ब्रीदिंग करेगा, प्रोट्रूजन करेगा टंग की, कोलैप्स हो जाएगा, कोमा, और डेथ अकर इन मोस्ट स्पीशीज व्हेन टेम्परेचर रीचेस 106 to 108। जब 106 से 108 तक चलेगा तब तो उसकी डेथ जो है वो भी हो सकती है। अबॉर्शन में अक्कर इफ हाइपरथर्मिया इज प्रोलॉन्ग, ठीक है, अबॉर्शन हो सकता है। हमें इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस किससे करना है, एक तो फीवर से। जो फीवर होता है उसके अंदर बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो सेल्डमली एक्सक्रीट होता है 106 फ़ारेनहाइट पे, वेयरएज इन हाइपरथर्मिया इट फ्रीक्वेंटली डज, इसमें एकदम से बढ़ेगा, जबकि उसमें थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे बढ़ता है फीवर में। सेप्टिसीमिया में क्या होता है, पेटेंशियल हेमरेज होता है म्यूकोसा और स्किन पे, और ब्लड कल्चर पॉजिटिव आता है बैक्टीरिया के लिए। और हाइपरथर्मिया में क्या होता है, एनवायरमेंट ट्रिगर्स द एनवायरमेंटल टेम्परेचर, ऑफकोर्स बाहर एनवायरमेंटल टेम्परेचर कितना ज़्यादा है उसे हाइपरथर्मिया हम डायग्नोस कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो जनरल मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, वेंटिलेटेड शेडी प्लेस उसे प्रोवाइड करनी है, ठीक है, एनिमल को। तो उसके अंदर फिर हमें ओपन करना है ऑल डोर्स एंड विंडोज इफ एनिमल इज एन इंडोर, इंडोर में है तो हमारे सारे डोर्स वगैरह जो है उसको क्या करना है, हमें ओपन करना है। ठीक है, फिर बात करें इफ पॉसिबल मेक द अरेंजमेंट ऑफ फैंस, हमें जो है उसको जितना हो सके हवा पास करने के लिए फ़ैन लगा सकते हो। आप कोल्ड वाटर बात जो है, कोल्ड वाटर उसको प्रेफर करो पीने के लिए, विद आइस वाटर, ठीक है। रब आइस ब्लॉक्स ओवर द स्किन ऑफ द एनिमल पर्टिकुलरली ऑन द फोरहेड रीजन, हमें एम्पल अमाउंट ऑफ कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर देना है, हमें आइस ब्लॉक्स देना है टू एनिमल फॉर लीकिंग, और आइस कोल्ड रेक्टल एनिमा भी कर सकते हैं। ठीक है, एंटीपायरेटिक में हम यूज़ कर सकते हैं जैसे नोवाल्जिन, लार्ज एनिमल में तो 20 to 30 ml लगती है नोवाल्जिन, ठीक है, या फिर स्मॉल एनिमल में है तो 1.5 ml पर kg बॉडी वेट आप IM दे सकते हो। ठीक है, सॉरी 1.5 ml टोटल डोज है ये। ठीक है, अब अपन बात करें कीटोप्रोफेन, कीटोक से आती है, वेटोप्रोफेन से आती है, ये एट 3 mg पर kg बॉडी वेट IM देनी है। और निमोसिलाइड है आपके पास निमोवेट, तो 4 mg पर kg बॉडी वेट देनी है। ट्रैंक्विलाइजर में आप दे में बी गिवन टू सिडेट द एनिमल इन केस ऑफ नर्वस एक्साइटमेंट, क्लोरप्रोमाजिन दे सकते हो, ठीक है, 1 mg पर kg बॉडी वेट IM। या कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करें तो दे आर यूज्ड फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ शॉक, टेक्सोना दे सकते हैं इन हायर डोजेज 1 mg पर kg बॉडी वेट IV या IM। और फ्लूइड थेरेपी में इंटेंसिव फ्लूइड थेरेपी, ये वर्ड लिखना जरूरी है, इंटेंसिव फ्लूइड थेरेपी देनी है विद कोल्ड NS और 5% डेक्सट्रोज टू करेक्ट डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट लॉसेस। डाइट मैनेजमेंट में हमें एडिक्वेट ग्लूकोज और प्रोटीन देना है ताकि उसका इंक्रीज यूटिलाइजेशन कंपनसेट कर दे। और प्रिवेंशन में और कंट्रोल में हमें एनिमल को हमेशा वेंटिलेटेड एरिया में रखना है समर में, और उसे कभी भी लूज नहीं छोड़ना है हॉट आवर्स में, ठीक है, समर्स में बिटवीन 11 AM to 4 PM। बुलक शुड बी यूज फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस इन मॉर्निंग इन द इवनिंग। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल शुड बी डन ड्यूरिंग द कूल आवर्स ऑफ द डे। और समर के दिन जो समर के टाइम जो है एनिमल्स को हमेशा जो है प्रोवाइड करना है एम्पल ऑफ कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो ये तो हमारा था थर्मोरेगुलेशन, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया पड़ा। इसमें आपको कोई दिक्कत आई तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फीवर के बारे में और आगे के क्लिनिकल डिजीजेस या फिर क्लिनिकल अफेक्शंस के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।